हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गणित के क्वेश्चनों का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। तो पहला पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको हल करेंगे और इस सीरीज का नाम होगा फास्ट रिवीजन। क्या होगा? फास्ट रिवीजन। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। क्या होता है? 2 गुणे 3। एक सेकंड, पेन को छोटा कर लेते हैं, हम रेड कर लेते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6। इसी प्रकार से हम 72 के फैक्टर कहेंगे। तो 72 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे हम लिख सकते हैं 3 2 है, इसलिए 2 के ऊपर 3 की घात है हमारी। इसी प्रकार से गुणे 3 भी ना 2 दे रहे हैं, इसलिए 3 के ऊपर 2 की घात है। इसी प्रकार से 120 के फैक्टर कहेंगे हम। एक तो 120 के फैक्टर क्या हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 5 3 15 3 दूनी 7 दूनी 120। इसी प्रकार से हमारे 2 की संख्या 3 है, इसलिए 2 के ऊपर 3 की घात है। गुणा में 3 सिंगल है तो 3 सिंगल भी है और गुणा 5 भी है। इसी प्रकार से हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या कहलाता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या है? यानी ना तीनों में कॉमन है 2 है इस प्रकार से, और 3 भी है। इसमें 3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है। इसी प्रकार से जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2 है तीनों में और 3 है तीनों में। तो इनका है ना जो मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो इनका 3 दूनी 6, अतः एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार से एलसीएम एलसीएम के लिए क्या करेंगे? पेन चेंज कर रहे हैं हम, एक मिनट, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो, तो इसी प्रकार से ना जो एलसीएम है, एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम में क्या क्या किया हमने कि एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। जैसे कि इन देखो, सबसे पहले ये 2 कॉमन है, मतलब 2 कितनी है? 2 3 3 3 2 है। जैसे एक एक जे है, एक जे है, एक जे है, 3 3 2 है ना। इसमें भी 3 2 है, इसमें एक है। तो एक तो होना ही होना है और जे 2 और भी है इसमें। तो इसी प्रकार से गुणा 3 के ऊपर भी 2, क्योंकि ना 3 के ऊपर भी 2 की घात है, क्योंकि 3 भी 2 ही हैं। कितने हैं? 3 भी 2 ही हैं। जैसे जे है, यहाँ पे 3 2 हैं, इसी प्रकार से 2 जे हैं। और गुणा में 5 5 एक ही में है सिर्फ, तो 5 जे हैं। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 का 3 दे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 का 2 दे गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 गुणा में 5 है, तो इसी प्रकार 3 को गुणा करेंगे तो 360 बनेगा। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं 6,72,120। आप इस प्रकार से भी काट सकते हैं। और जो यहाँ पर अभाज्य संख्या होंगी, जिन अभाज्य संख्या से काटेंगे इन्हीं का मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा, सॉरी एलसीएम होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से चलो हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोलता है? यदि एच सी एफ, 6वां क्या है? यदि एच सी एफ 306,657 बराबर 9 हो तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तब हमें पता है, सूत्र हमने पढ़ा था, जो मैथ पढ़ी थी जब वो टाइम पे, जब हमने सूत्र पढ़ा था एलसीएम संख्या ए कोमा बी का एलसीएम गुणा में एचसीएफ संख्या ए कोमा बी का एचसीएफ बराबर में संख्या ए संख्या बी। मतलब एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो इसी प्रकार से एलसीएम आपका कितना है? 306,656 जो 57 गुणा में एचसीएफ कितना है? 306,657 का एचसीएफ होगा, बराबर में संख्या कौन सी है?
306 गुणा में 657। तो इसी प्रकार से एलसीएम होगा, एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। तो इसी प्रकार से हम आगे करेंगे, इनका दोनों का गुणा करेंगे और इसका भाग देंगे। तो हमारा होगा जी है, पहली संख्या कितनी थी 306 और दूसरी संख्या कितनी थी 657। जैसे कि यहाँ पे है, जब हम इनका गुणा करेंगे इनका गुणा करेंगे और इनका क्या लेंगे हम एचसीएफ लेंगे इनके दोनों को क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ होता है 9, और जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा में संख्या कितनी आती है, मतलब जी है। अब यहाँ के जब हम इनका गुणा करके 9 से काटेंगे तो संख्या हमारी बनेगी जी, और जे इसका सही आंसर होगा। ये इसका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, क्या होता एलसीएम, एलसीएम है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि √3 अपरमेय संख्या है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है अंडर रूट से। तो माना सबसे पहले मानते हैं, माना √3 एक परमेय संख्या है, इसे हम p/q लिख सकते हैं या ना a/b, a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसके बटे में एक करके हम क्या कर रहे हैं, इसका त्रिज्य गुणा कर रहे हैं। तो हमारा b का इसमें होगा तो है ना b √3 होगा, और यहाँ पे एक का गुणा जैसे हम एक a में करेंगे तो a होगा। तो इसी प्रकार से हम लिख देते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ई साइड को भी वर्ग कर दिया, ई साइड को भी वर्ग कर दिया, है ना। वर्ग करने से क्या होगा, इसका ये √ ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, और b पे तो वर्ग होगा तो b² होगा और a², अतः a², 3 से विभाज्य होगा। a² क्या होगा 3 से, यदि हम इसे लिखेंगे b² बराबर में a² बटे में कितने होंगे, j बटे में 3 चले जाएंगे आपके, तो अतः a² कितने से 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार से इसलिए a भी, ये क्या है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगी। जब स्क्वायर वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी तब a भी 3 से ही विभाज्य होगा, मतलब जो संख्या, जिस संख्या का स्क्वायर है ना उस संख्या से विभाज्य होता है, तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाज्य होती है। तो आगे चलते हैं इसी प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे देखिए, तब हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं a बराबर 3c, लिखने पर जहाँ c एक पूर्णांक है तो लिख दो 3b², यहाँ पे है ना 3b², a की जगह लिखा है जी, a की जगह 3। यदि a का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे कि ना करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर कह दिया। चलो फिर इसके बाद क्या होगा, ये तो 3 × 9 c² हो जाए, और ये क्या हो गया 3b² हो जाए, जी 9 लिखा है, 9 c²। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो b² बराबर होगा 3c²। अब कहिए ये b² कहाँ से आ गया, तो यहाँ से देखो 3 से हम क्या कह देंगे 9 को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा b² बराबर में 3 से काट देंगे 9 को तो क्या होगा 3 × 9 c², यही तो होगा, है कि नहीं। तो यही लिख दिया हमने b² बराबर 3c²। तो अतः b², 3 उससे विभाजित हो जाता है, का b² 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे b² बराबर 3c², तो c² बराबर हम कर लिखेंगे b² बटे में 3 होगा कि नहीं होगा। जब b² 3 से विभाज्य होगा तब b भी 3 से विभाज्य होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा, वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अर्थात b² माइनस b², 3 से विभाजित होगा, कितने से विभाजित होगा, तब इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा, सिद्ध हो गए। अतः a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि a भी आपको 3 से विभाज्य होता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर a² 3 से विभाज्य हो रहा था, यहाँ पर b² भी 3 ही से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो लिख सकते हैं अतः a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य हैं, जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। समझ में आई। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरमेय संख्या है। फिर बोल रहे हैं हमें यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसे भी वही माना 3√2 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमारी जो है ना कल्पना हो वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, आगे ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे इसमें लिखा था।
तो क्या लिखें, तब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3, वो 3 अंडर रूट 2 बराबर हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां भी लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं है 0, मतलब b बराबर हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं थोड़ी। देखो यहाँ पे है, अब क्या हो जाएगा, देखो अब कुछ नहीं है, हमने यहाँ से क्या किया, जन जे 3 है तो अंडर रूट 2, जन जे 3 है ना, जे अंडर रूट 3 मतलब 2 तो है ही है जी, तो a/b और जे कहाँ पे चला गया, नीचे चला गया, मतलब भाग के रूप में जा सकते हैं। कोनो भी संख्या है, यदि हमारे पास 2x बराबर में 6 है तो हम x बराबर नहीं लिख सकते इसे, क्या 6/2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जे लिखा, जो 3 है वो नीचे चला गया। चलो आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से 3 है जो जे वाले 3, 3 b से क्या हो, ये विभाज्य होगा, होगा कि ना होगा। 3 a व b पूर्णांक है, इसलिए 3 b से a परिमेय संख्या a बहुत, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, या हम लिख सकते हैं कि a 3b से विभाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अतः यहाँ पे इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। वस्तु इस तत्व का विरोधाभास होता है, विरोधाभास वही चीज है, त्रुटिपूर्ण होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि एक बार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही तो दोबारा से आप इस वीडियो को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है, 9 कह रहा है आपका, रेड पेन ले ले, 9 कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, विधि जरूर पढ़ लेना, क्योंकि विधि जो जैसी विधि पूछा जाए वैसे ही अपन को विधि लिखनी पड़ती है, विधि से आंसर निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF 6,20 या LCM 6,20 ज्ञात करो। तो HCF भी निकालना, LCM भी निकालना। चलो हल कहते हैं हम 6 की मल्टीप्लाई क्या है 2 गुणित 6, मतलब फैक्टर क्या है 2 गुणित 6। इसी प्रकार से 20 के फैक्टर क्या है 2 दूनी 4 और 5 20 है, मतलब 2 2 दे रहा है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात गुणा में 5 है ना। HCF क्या होगा, HCF वही चीज जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या है इसमें 2 मिल रहा है, बस 2 मिल रहा है, तो HCF क्या होगा 2 हो गया। इसी प्रकार LCM क्या है, LCM वही चीज होती है जो कॉमन है, वह तो है ही है। HCF जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखा जाता है। तो देखो 2a² मतलब a के ऊपर 2 की घात है, गुणा में 3 तो इसमें कॉमन नहीं है, तो 3 इसमें है तो 3j है, और जी 5 इसमें नहीं है तो इसमें 5 है, तो 5 भी जब हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 गुणा 5 यानी 5 × 15 15 चौको 60, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। अतः करके हम लिख भी सकते हैं, अतः HCF हमारा क्या आ गया 2 आ गया, और LCM हमारा क्या आ गया था 60 आ गया था, है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, 96 व 404 का LCM ज्ञात करो। LCM, अब यहाँ पे कोई विधि का नहीं, विधि को नहीं कहा गया कि कौन सी विधि से ज्ञात करो, आप चाहो तो कोनो भी विधि से लगा सकते हैं इसे, तो गुणनखंड विधि से लें। तो हम है ना 96 के जो फैक्टर करेंगे वो 96 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इसी प्रकार से, मतलब 2 की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 की घात होंगे, गुणा 3 है तो 3 है। इसी प्रकार से 404 के गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे, तो 4 को करेंगे 2 × 2 × 101, अतः 2 की संख्या 2 दे रहे हैं तो 2² होगा, मतलब 2 के ऊपर 2 की घात है, गुणा में 101। अब LCM है तो LCM तो वो सभी संख्या आएगी, मतलब 5 दे तो 2 ही आएंगे, कितने दे 5 दे 2 आएंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 5 दे तो ये 2 ही आएंगे, और 3 ना तो ना कॉमन है तो 3 इसमें है तो 3 भी आएंगे, गुणा में 101, इसमें तो 101 भी आएगा आपका, और जब आप इनका गुणा करेंगे तो गुणा बनेगा आपका 96 96, कितना बनेगा 96 96। आप चाहो तो इस गुणा को कर लेना, और यही इसका क्या होगा LCM होगा, क्या होगा LCM। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए
अगला क्वेश्चन होगा अपना, बस लास्ट क्वेश्चन यही है। इस वीडियो से 7 ही क्वेश्चन, मतलब इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे और बाकी तो इसी बेस पे हैं, और भी क्वेश्चन है इसी बेस पे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के ऊपर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। तो हम जानते हैं 6 के ऊपर कोई भी घात हो, 0 पर वही अंक समाप्त हो सकती है जिसका मल्टीप्लाई 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो, या 5 तो होना चाहिए का, और एक सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या। जैसा कि हम लिख रहे हैं 6 के ऊपर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 के ऊपर n की घात, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनफल या गुणनखंड 2 के ऊपर n और 2 गुणा 5 के ऊपर n के रूप का होता है। यदि हमारे गुणनखंड में 2 गुणा 5 आते तब हमारा क्या होता? 5 जीरो आ जाता, तो क्या होता? 0 पर समाप्त होती है। या सम संख्या 4 गुणा 5 होता तब भी हमारा 20 आ जाता, तो इसमें भी 0 पर समाप्त होगी। पर इसमें क्या है? 6 है, तो 6 के कॉमन क्या होता है? 2 तो है पर 3 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे है ही नहीं है, तो 3 दूनी 6, तो अतः यह है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अतः 6 के ऊपर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस क्वेश्चन खत्म। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। कृपया इस वीडियो को जरूर देखना। एक दिन समझ में नहीं आई तो दोबारा भी देखना इस वीडियो को, क्योंकि एक दिन नहीं आती है समझ में कभी कभी, तो दोबारा देख लेना। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर लिखना कि आखिर हमारी वीडियो कैसी लगी, और ज़रूर लिखना कि आखिर हम आगे अच्छी लगी होगी तो लिख देना कि आगे के वीडियो भी आप लेकर जल्दी आएँ, तो हम जल्दी आएंगे। जैसी आपको लगी होगी कमेंट भी वैसे ही करना आप। धन्यवाद।